So good evening, students. In last class, we studied about Raoult's law in the classes, and we have seen the ideal solution and non-ideal solution. तो हमने क्या जाना कि आइडियल सॉल्यूशन जो है वो रॉल्ट्स लॉ को एग्जैक्टली फॉलो करेगा. नॉन आइडियल सॉल्यूशन विल हैव सम डेविएशन फ्रॉम द रॉल्ट्स लॉ. ओके, सो आइडियल सॉल्यूशन में क्या हो जाता था कि जो आपका वेपर प्रेशर होता था that was directly proportional to the mole fraction of the solute, but non ideal solution में क्या हो जाएगा, है ना? ओके, नॉन आइडियल सॉल्यूशन में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होगा. सॉरी, सॉल्वेंट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट, नॉट सॉल्यूट. ओके, सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट आपका आता था रॉल्ट्स लॉ में. और यहां पर अगर हम नॉन आइडियल सॉल्यूशन की बात करते हैं फ्रॉम द डायरेक्ट प्रोपोर्शनलिटी, यानी कि जो ग्राफ होता था वो स्ट्रेट लाइन नहीं होता था. फिर हमने दो तरह का डेविएशन देखा था, दैट इज द पॉजिटिव डेविएशन एंड द नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम द राउंड्स. तो ये दो चीज हम लोगों ने पढ़ा एंड वी हैव सीन द ग्राफ आल्सो. आज हम लोग जो है पढ़ेंगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. ओके, वी विल स्टडी अबाउट द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज. कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होता है ये कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, आइए जानते हैं. देखो बेटा, यहां पर हम लोग जानेंगे आइडियल एंड यहां पर हम लोग जानेंगे वोलेटाइल एंड नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट के बारे में, है ना? तो अगर आपका सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल होता है तो उस केस में जो सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होगा वो नेग्लिजिबल होगा. ये बात आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट अगर वोलेटाइल है और सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है, तो उस केस में सॉल्यूट का जो कंसंट्रेशन होगा आपका वेपर फेज में वो नेग्लिजिबल होगा और जो भी कंसंट्रेशन होगा वो सॉल्वेंट का होगा. उल्टा भी आपने पढ़ा था कि अगर सॉल्यूट वोलेटाइल है और सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल है तो उस केस में क्या हो जाता है, सॉल्यूट अगर वोलेटाइल है और सॉल्वेंट नॉन वोलेटाइल है, ध्यान से सुनिएगा, सॉल्यूट यदि वोलेटाइल है तो क्या होगा, तो उस केस में रॉल्ट्स लॉ बिकम बेसिकली अ स्पेशल केस ऑफ हेनरीज लॉ. हम लोगों ने पढ़ा था ना कि अगर हमारा वोलेटाइल सॉल्वेंट है, सो द वोलेटाइल सॉल्वेंट विल बी मोस्टली प्रेजेंट इन द गैसियस फॉर्म, है ना? याद आ रहा है? तो हम लोगों ने देखा था ना कि रॉल्ट लॉ बिकम ए स्पेशल केस ऑफ द, है ना? और हमने कंपेयर भी किया था. देन आज जो है हम लोग पढ़ेंगे, देखो एनसीईआरटी और नोट्स अच्छे से पढ़िए तो सारी चीजें आप क्लियर हो जाएंगी. तो आज हम लोग क्या जानेंगे मेरा बेटा, आज हम लोग जानेंगे कि यहाँ पर अगर सॉल्यूट नॉन वोलेटाइल है और सॉल्वेंट वोलेटाइल है तो उस केस में क्या होगा. याद रखिए, इस पॉइंट को पहले ध्यान रखो. यू हैव ऑलरेडी स्टडीड, हमने जैसे सॉलिड सॉल्यूट लिया था, याद आ रहा है? सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड इन लिक्विड लिया था ना. तो वहां पर क्या होता था, द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड डिक्रीजेज, क्योंकि जो सरफेस होता था, सरफेस वाज ऑक्युपाइड बाय द सॉल्यूट पार्टिकल एंड लेस सरफेस एरिया. लेस यानी कि कम सरफेस एरिया आपको अवेलेबल था, एक्सपोज्ड था टू द एटमॉस्फेयर फॉर द फॉर्मेशन ऑफ वेपर. तो वेपर का फॉर्मेशन कम अमाउंट में होता था ड्यू टू द लेस अमाउंट ऑफ द सरफेस एरिया दैट इज एक्सपोज्ड टू द एटमॉस्फेयर.
तो उस कारण से आपका वेपर प्रेशर जो है, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाता था यदि वोलेटाइल सॉल्यूशन में, वोलेटाइल सॉल्वेंट में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट या सॉलिड सॉल्यूट प्रेजेंट हो तो उसी तरह से हम लोग इस पॉइंट को नोट में लिख लेंगे. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट इन ऑर्डर टू स्टडी द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी दैट द वेपर प्रेशर, द वेपर प्रेशर, ध्यान दीजिएगा, और सॉल्यूशन डिक्रीजेज of a solution decreases, vapor pressure of a solution decreases when a non-volatile solute is added to the solvent, है ना, to a volatile solvent. When a non-volatile solute is added to a volatile solvent. Volatile solvent है ना बेटा. तो इस चीज को देखिए, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दैट यू शुड कीप इन माइंड. चलिए, तो इस पॉइंट को लिख लो. अब इसी पे सारी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी आपकी डिपेंड करेगी. नोट कर लीजिए इसको. Now we will know what do we mean by qualitative property. देखो, क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी जो होता है वो किस पे डिपेंड करता है. क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी डिपेंड्स, qualitative property depends on the concentration of the non-volatile solute in the volatile solvent. Only on the concentration, not on the nature of the solute. इस बात को ध्यान रखिएगा, है ना. And such properties are called those properties which depends on the concentration of the solute, that is number of the particles of the solute, है ना, irrespective of the nature of the solute. उसमें क्या कहलाएगा? That will be called आपका qualitative property. So let us write this definition. What is that depends on the number of the solute particles, number of the solute particles है ना, irrespective of the number of solute, irrespective of the nature of the solute, है ना. So the properties that depends on the number of solute particle relative to the total number of the particle, relative to the total number of particles in the solution. Okay, particles
number of particles present in the solution. In the solution. तो क्या हो जाएगा? The properties depends on the number of the solute particles relative to the number of particles. मतलब number of the solute particles relative to the total number of the particles present in the solution. It's called colligative property. है ना बेटा? तो इसका मतलब समझो, है ना? Number of solute particle किसके रिलेटिव? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन. यानी कि किस पे डिपेंड करेगा? टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स. और नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स मीन सॉल्यूट का नंबर ऑफ पार्टिकल. तो दोनों के रेशियो पे डिपेंड करेगा, है ना? तो आपको यानी कि कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करेगा? देयरफॉर यू कैन से कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी depends upon किस पे डिपेंड करेगा मेरा बेटा? डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स. मान लो N2 है ना, अपॉन N1 by N2, है ना? एक मिनट, कैपिटल N से लिख देते हैं नंबर ऑफ पार्टिकल्स को. N2 डिवाइडेड बाई N1 by N2, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना? नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे लेट N2 इज द नंबर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल, N1 इज द नंबर ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल. अब अगर मैं ऊपर और नीचे एवोगैड्रो नंबर से अगर डिवाइड कर दूं तो क्या हो जाएगा? दिस कैन बी रिटन एज N2 डिवाइडेड बाई एवोगैड्रो नंबर A डिवाइडेड बाई N1 by Na प्लस N2 by Na. यानी कि ये क्या हो गया? मोल हो गया ना? नंबर ऑफ पार्टिकल डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स. सो N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2. सो व्हाट विल बी गेटिंग? मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल. सो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज बेसिकली डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल्स रिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ द सॉल्यूट पार्टिकल. ये बात समझ में आ रहा है बच्चों? बताइए, है ना? अगर ऐसी प्रॉपर्टीज होंगी तो इस तरह के प्रॉपर्टीज को, जो भी प्रॉपर्टीज इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उसे हम कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी कहेंगे. सो प्लीज नोट इट डाउन. चलिए इसको नोट करिए. नोट करो आप. आयुष बेटा. हाँ सर. हाँ, लेट कर दिया बेटा काफी आज. तो सर नेट काम नहीं कर रहा था, पता नहीं. अच्छा ठीक है, चलो ध्यान दो. ये सारी चीजें ज्यादा अभी कुछ नहीं हुआ है, ये मेन पॉइंट हमने ये लिखाया है और बाकी ये हुआ है. जल्दी से इसको कर लीजिए, जल्दी से करिए. तो कोई भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जो होगा वो किस पे डिपेंड करेगा? नंबर ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल डिपेंड करेगा, है ना? So this is mole fraction of solute particle. This is equal to mole fraction of solute. उस पे डिपेंड करेगा. N2 क्या है? N2 was the number of particles of solute. N2 क्या है? Number of particles of solute. और क्या है? Number of particles of solvent. Number of particles of solvent है मेरा बेटा. So N2 हो गया. टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे? N1 प्लस N2. तो देखो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के डेफिनेशन पे ध्यान दो, जो मैंने आप लोगों को लिखाया है. क्या लिखाया है बेटा? The properties that depends on the number of solute particles relative to the total number of particles. तो टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो गया? N1 plus N2. नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल रिलेटिव टू द टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन इज कॉल्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी. ओके, एंड इट डू नॉट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल. कोई भी सॉल्यूट पार्टिकल हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द नेचर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल, इट विल रिमेन सेम. सो हमने देखा N2 डिवाइडेड बाय N1 plus N2
will be same as the small n2 divided by small n1 plus small n2, that is mole fraction. So this is the mole fraction of the solute particle, है ना बेटा? चलिए लीजिए, यहां तक हो गया नोटेड? नोट सर 1 मिनट कर लो बेटा, जल्दी करो, है ना? आज ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा, बस ऑस्मोटिक प्रेशर वाला जो टॉपिक है वो कल कर लेंगे, कल तक पूरा चैप्टर खत्म, है ना? फिर आगे नेक्स्ट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पे नेक्स्ट वीक में। Come on, do it. हो गया बेटे? कंप्लीटेड? हो गया? चलो देखो आगे, हाँ आगे ध्यान दो। और वेरियस कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज, यहां पर आप 4 तरह के कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे। पहला रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर, वेपर pressure. This is one of the colligative property. Second one है ना, depression in the, okay, पहले elevation in the boiling point, elevation in the boiling point, and then in the freezing point, depression in the freezing point, and then the last one, osmotic pressure.
and osmotic pressure. So we will study one by one about all these qualitative properties. ये 4 तरह के qualitative आपको पढ़ने हैं. Please note them. नोट कर लो बेटे. हो गया बेटा? Yes, sir. चलिए ठीक है. So one by one we will study. The first topic we will study lowering of the vapor pressure. ये तो आपको मालूम ही है ना? मालूम कि अभी हमने क्या पढ़ा था? नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को ऐड करेंगे किसी सॉल्यूशन में, किसी सॉल्वेंट में, तो जो सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा वो प्योर सॉल्वेंट के प्रेशर से कम होगा. होता है ना? बताओ, बोलो बेटा. ध्यान आ रहा है? पढ़ा कि सरफेस पे क्या हो जाएगा? पहले प्योर में सिर्फ सरफेस पे सिर्फ प्योर सॉल्वेंट में सॉल्वेंट है, तो उस केस में सरफेस पे फिर सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स होंगे. याद करिए, ध्यान आ रहा है? सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के ही पार्टिकल्स होंगे. तो अगर सरफेस पे सिर्फ सॉल्वेंट के पार्टिकल होंगे तो पूरी सरफेस से आपका सॉल्वेंट जो है वो वेपर बन के एटमॉस्फेयर में जा रहा होगा, है ना? या इस गैसेस स्टेट में जा रहा होगा. याद आ रहा है? बोलो, बताओ. कम ऑन, टेल मी. यस सर. याद आ रहा है? लेकिन जब सॉल्यूट प्रेजेंट होगा नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट, तो जो वो आपको ऑक्युपाई कर लेंगे कुछ रीजन, तो कुछ जगह सॉल्यूट के पार्टिकल ऑक्युपाई कर लेंगे. सॉल्वेंट का जो एरिया होगा, जो एटमॉस्फेयर को एक्सपोज्ड होगा, जहां से वेपोराइजेशन हो रहा होगा, जहां से वेपर का फॉर्मेशन हो रहा होगा, वो ओवरऑल इफेक्टिव एरिया कम हो जाएगा, है ना? तो अगर इफेक्टिव एरिया कम हो गया तो उस पार्टिकुलर टेम्परेचर पे सॉल्वेंट से कम वेपर बनेगा. यानी कि वेपर का जो मतलब कह सकते हो कि जो क्वांटिटी है वो कम हो जाएगा. और अगर वेपर की क्वांटिटी कम हो गई यहाँ पर, तो वेपर का प्रेशर कम हो जाएगा. यानी एडिशन ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट से वेपर क्या हो जाता है? कम. द प्रॉपर्टीज relative lowering of the vapor pressure when relative lowering of the vapor pressure in the solution when a non volatile solute is added to the solvent. समझा ये बात? बताओ, ये बात क्लियर है रितिका? Yes, sir. ओके. आयुष? हाँ सर, क्लियर है. ठीक है.
मयंक, सुकन्या, क्लियर है बेटा? चलो देखो आगे बढ़ते हैं। देखो तो हमने ये जाना कि प्योर सॉल्वेंट में, प्योर सॉल्वेंट प्रेशर होता है वो हो जाता है आपका, मान लो सॉल्वेंट अगर 1 है, सॉल्वेंट को 1 हमने कहा और सॉल्यूट को कहा 2, तो प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर हो जाता है दैट इज P1 नॉट, है ना, P1 नॉट। और सॉल्यूशन में जो प्रेशर हो जाता है वो हो जाता है P1, है ना। सॉल्यूशन में जब आप सॉल्यूट इसमें ऐड कर देंगे तो प्योर, और ये क्या है सॉल्यूशन, तो सॉल्यूशन में प्रेशर हो जाता है P1। तो बताइए एज पर रॉल्ड्स लॉ, बाय रॉल्ड्स लॉ, बाय रॉल्ड्स लॉ प्रेशर क्या हो जाएगा बेटा? सिंस बाय रॉल्ड्स लॉ P1 की वैल्यू क्या होती सर है? हाँ बोलो। P1 नॉट। हाँ सर P1 आपकी नॉट। आवाज नहीं आ रही। बेटा एक मिनट पता कर ले, रीचेक कर लेते हैं। आवाज जा रही है मयंक? मयंक, मयंक आवाज जा रही है बेटा? मयंक रिकनेक्ट करिए, फिर आपके साइड से प्रॉब्लम है, रिकनेक्ट करिए, रिकनेक्ट करो मयंक। सुकन्या आपको आवाज जा रही है? यस सर अभी आ रही है, पहले नहीं आ रही थी, इसलिए रिकनेक्ट। हाँ ठीक है। तो ये बात आप लोगों ने पहले पढ़ा है कि प्योर सॉल्वेंट में जो प्रेशर होता है वेपर प्रेशर ज्यादा होता है, और सॉल्यूशन के केस में अगर हमने नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड कर दिया है तो उस केस में जो है, या वोलेटाइल सॉल्यूट भी ऐड करेंगे, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर कम हो जाएगा ना। सो द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट विल गेट रिड्यूस्ड। ओके Mayank, now you are listening, are you getting? मेरी आवाज अब जा रही है? यस सर। ओके ठीक है। चलो चीज हमने देखा। अब देखो तो रॉल्ड्स लॉ क्या कहता है मेरा बेटा? रॉल्ड्स लॉ कहता है P1 विल बी इक्वल टू P1 नॉट इंटू x1, P1 नॉट इंटू x1, where x1 is the mole fraction of, x1 is mole fraction of solvent। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट पे आपका डिपेंड करेगा, है ना, प्रेशर। तो ये चीज है, गॉट इट। अब आप देखिए यहां पर जो है, जैसे कोई वोलेटाइल सॉल्वेंट है तो वोलेटाइल सॉल्वेंट का जो प्रेशर होगा दैट विल डिपेंड्स ऑन द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। तो ये चीज है, तो मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करेगा। अच्छा ये बताओ कि यहां पर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट x2 है, इफ, ध्यान से देखिएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ, इफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू x2 और सॉल्वेंट का क्या है x1, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 2 है और सॉल्वेंट का x1 है, देन x1 प्लस x2 क्या हो जाएगा बेटा? What will be the value of 1 हो जाएगा, of the mole fraction will be equal to 1।
तो मेरे बच्चों अब हम यहां से लिख सकते हैं, देखो मेरे बच्चों यहां से हम लोग लिख सकते हैं कि x2 इक्वल टू x1 माइनस x1 लिख, सॉरी x2 को क्यों कर रहे हैं, x1 है ना, उल्टा लिख दिया, एक मिनट, x1 इक्वल टू 1 माइनस x2 लिख सकते हैं, x1 को लिख सकते हैं 1 माइनस x2, इसको सब्स्टिट्यूट कर देंगे इसमें सब्स्टिट्यूट कर देंगे, है ना, सब्स्टिट्यूट कर देंगे। प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर देख लो क्या है, व्हाट इज द प्योर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट बिफोर द सॉल्यूट वाज मिक्स्ड, दैट इज P1 नॉट, है ना। तो क्या हो जाएगा, अगर आपका यहां पर ये इक्वेशन मान लो 1 है, सो देयरफॉर फ्रॉम इक्वेशन 1 से आप क्या लिख सकते हो, इक्वेशन 1 से आप लिख सकते हो कि जो सॉल्यूशन का प्रेशर है दैट इज इक्वल टू P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2 लिख सकते हैं ना, 1 माइनस x2। तो देखो मेरा बेटा पहले जो आपका था अब 1 माइनस x2 हो गया, एंड सिंस द प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, द प्रेशर वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, बताओ प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर एट द सेम टेम्परेचर सेम रख, एट द सेम टेम्परेचर क्या है बताओ, व्हाट इज द प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, जिस टेम्परेचर पे हमने ये इक्वेशन लिखा है उसी टेम्परेचर पे बताओ क्या होगा प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, कम ऑन, सबको पता है, आप सबको आता है, बस बताइए, सोचिए। मोर, क्या बेटा, ज्यादा होगा सर, ज्यादा ज्यादा तो होगा। होगा, बिल्कुल सही, ज्यादा होगा, लेकिन कितना होगा, क्या होगा, है ना, ये बताओ क्या होगा। सर P1 नॉट। P1 नॉट होगा, वेरी गुड, प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर ही तो P1 नॉट है, यानी कि P1 नॉट होगा। यानी कि हमारा जब प्योर सॉल्वेंट था, हमने सॉल्वेंट में सॉल्यूट नहीं मिक्स किया था, तो उस समय जो प्रेशर था दैट प्रेशर वाज इक्वल टू P1 नॉट। ये बात गया, बताइए बताइए रितिका बेटा, गया यस दिमाग? सर, हाँ, यस सर, आपको दिमाग में रखना है कि P1 नॉट था, और जब आपने सॉल्यूट ऐड कर दिया सच दैट द मोल फ्रैक्शन x2 इन द सॉल्यूशन, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन x2, तो उस केस में क्या हो गया था, रॉल्स लॉ से आया था P1 नॉट इंटू x1, मोल फ्रैक्शन में x1 को हमने लिख दिया 1 माइनस x2, सो इट वाज P1 नॉट इंटू 1 माइनस x2, यानी कि कम हो गया ना, सो P1 इज लेस देन P1 नॉट। तो बताओ प्रेशर कम हो गया है या बढ़ गया है, प्रेशर घट गया या बढ़ गया सॉल्यूट मिलाने के बाद, बोलो। घट गया सर। हट गया, लोअर हो गया, दैट्स व्हाई रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर की बात कर रहे हैं। देयरफॉर डिक्रीज वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर upon addition of solute डिक्रीज, देखो डेल्टा से वैसे रेंज बताया जाता है, बट यहाँ डिक्रीज की बात कर रहा है ना, डेल्टा P1, तो डिक्रीज हो जाएगा आपका, डिक्रीज हो जाएगा कितना, इनिशियल माइनस फाइनल, चेंज होता है फाइनल माइनस इनिशियल, है ना, तो यहाँ डिक्रीज की बात कर रहा है, तो डिक्रीज में यहाँ डेल्टा से किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज से, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, इनिशियल माइनस फाइनल, इनिशियली ज्यादा था तो दैट विल बी P1 नॉट माइनस P1। इस बात में कोई दिक्कत किसी को बताइए, इस बात में किसी को दिक्कत, P1 नॉट माइनस P1, तो क्या है ना, अब इसको मैं ऊपर लिख देता हूं, देखिए, तो यहाँ क्या हो जाएगा इस इक्वेशन से, दिस इंप्लाइज डेल्टा P1 विल बी P1 नॉट माइनस P1, दैट इज P1 नॉट
अब माइनस करेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, P1 नॉट इंटू X2, यानी कि डेल्टा, ये तो कट गया, ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका P1 नॉट इंटू X2, यानी कि रिलेटिव लोअरिंग, रिलेटिव का मतलब डिक्रीज इन द प्रेशर अपॉन ओरिजिनल प्रेशर, तो रिलेटिव लोअरिंग क्या हो जाएगा, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट, डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, यानी कि रिलेटिव ऑफ द वेपर प्रेशर, दिस इंप्लाइज रिलेटिव lowering of the vapor pressure is equal to the mole fraction of solute, fraction of solute। ठीक है मेरा बेटा, तो इस बात को देख लो, देख लिया ना कि सॉल्यूट के बस मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, भी सॉल्यूट हो, मोल फ्रैक्शन अगर बराबर है, में लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर भी बराबर अमाउंट में होगा, प्रोवाइडेड यू आर टेकिंग एट द सेम टेम्परेचर, टेम्परेचर अलग रहेगा, पता है ना। तो चलो इस बात को आप लोग कर लीजिए, तो रॉल्ट लॉ से ही हमने इसको रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर को डिस्क्राइब कर लिया, और हमने देखा कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर किस पे डिपेंड कर रहा है, बताओ, वो डिपेंड कर रहा है, रिलेटिव लोअरिंग का मतलब क्या हो गया, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर है ना, ओरिजिनल मतलब प्योर सॉल्वेंट का प्रेशर, तो दैट इज relative lowering of the vapor pressure, and that is equal to the mole fraction of the solute, and hence we can say that relative lowering of the vapor pressure is an osmotic pressure because it is the mole fraction of solute or it is equal to the mole fraction of solute, so it depends only on the mole fraction of solute, solute कौन है इससे मतलब नहीं है, मोल फ्रैक्शन पे बस डिपेंड करेगा, है ना बेटा। तो चलो इस बात को नोट कर लीजिए, ऑन डू इट, यहां तक समझ गए, बताइए आयुष, क्लियर है, हाँ सर। सुकन्या, यस सर। रितिका, यस सर। मयंक, Yes, sir. सचिन, क्लियर है बेटा, नोट हो गया, हैव यू नोटेड इट डाउन, नो सर। अच्छा करो जल्दी से करो, फिर एक क्वेश्चन इस पे देते हैं, आप इसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं यहां से, चलो इस बात को यहां तक नोट से एक छोटा सा इक्वेशन बना के क्वेश्चन देते हैं, हो गया सर। ओके, सभी बच्चों का हो गया, मैं आगे बढ़ता हूं फिर,
ध्यान दो। सो यहां हमने जाना कि डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट इज इक्वल टू X2। X2 है मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो यहां से बेटा आप क्या लिख सकते हो, देखो जरा। यहां से आप लिख सकते हैं देयरफॉर डेल्टा P1, याद रखिएगा चेंज नहीं है, दिस इज लोअरिंग ऑफ द, है ना, डिक्रीज। यहाँ पे डेल्टा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिक्रीज इन द प्रेशर, है ना बेटा, ध्यान रखना। ओके, जनरली हम लोग चेंज लेते हैं मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन आपका क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 प्लस N2, है ना। अगर सॉल्यूशन डाइल्यूट है, इफ यू हैव अ डाइल्यूट सॉल्यूशन, नोट में लिख लो, है ना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। The concentration of solute is very small, that is dilute solution, if the concentration of the solute is very small, that is dilute solution, then अगर कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट बहुत कम होगा, दैट इज डाइल्यूट सॉल्यूशन होगा, उस केस में N2 क्या होगा, N2 विल बी वेरी वेरी स्मॉल देन N1। हेंस उस केस में हम क्या कर सकते हैं, डिनोमिनेटर में N1 प्लस N2 है, क्योंकि N2 बहुत छोटा है, तो उस केस में N1 प्लस N2 को हम अप्रोक्सीमेट लिख सकते हैं। बोलो आओ, अगर N2 बहुत छोटा है N1 से, तो क्या N1 प्लस N2 को N1 लिखा जा सकता है, बोलो, सोचो बेटा। अगर ऐसे है, मान लो N2 आपका है 0.01, N1 है आपका कितना हो जाएगा 0.99, तो अब आप देखो N2 डिवाइडेड बाई N1 प्लस N2 क्या आ जाएगा, N1 प्लस N2 तो 1 हो जाएगा, यानी कि क्या आ जाएगा 0.01। लेकिन अगर मैं कर दूं तो उस केस में क्या हो जाएगा, N2 बाई N1 हो जाएगा आपका 0.01 बाई 0.99, और यहां देखो यानी कि 1 बाई 99, तो 1 बाई 99 भी करोगे तो आसपास 0.01 के आसपास ही आएगा, कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यानी कि आप N1 प्लस N2 को ऑलमोस्ट N1 मान के चल सकते हैं। If N2 is very very small than N1, तो उस केस में क्या हो जाएगा, देन हम लिख सकते हैं कि डेल्टा P1 अपॉन P1 नॉट कैन बी रिटेन एज N2 बाई N1। अगर उसको N2 बाई N1 कर देंगे तो N2 क्या होता है बताओ, है ना, व्हाट इज N2, N2 इज द नंबर ऑफ मोल। तो हम वेट के टर्म में लिख सकते हैं, अगर हमें अमाउंट पता हो कि इज द मोलर वेट, तो हम इसको लिख सकते हैं, N2 को हम लिख सकते हैं, N2 हो गया नंबर ऑफ मोल ऑफ 2, तो दैट इज W बाई M2 एंड होल डिवाइडेड बाई W1 बाई M1, यानी कि ये क्या हो जाएगा W1 बाई M1। ध्यान से देखिएगा, अभी मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। ये W2 बाई W1 और ये हो जाएगा M1 ऊपर चल जाएगा, W2 बाई W1 इंटू M1 बाई M2, वेयर यहां पर क्या है, वेयर W1 इक्वल टू मास ऑफ, मास कह लो या वेट कह लो, मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड W2 क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट। अच्छा बताओ M1 क्या है मेरा बेटा, M1 क्या है, मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट
और M2 क्या हो जाएगा, कैपिटल M2, है ना, दैट इज मोलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो इस तरीके से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। चलो लिख लो, है ना। एक ही चीज है, अगर आपको ये याद है तो स्मॉल कंसंट्रेशन के केस में क्या, अगर आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन नेग्लिजिबल है तो रटना नहीं है इसको। अगर आपको बस ये याद है तो बाकी सब कुछ दिमाग लगाकर आप कर सकते हैं। तो ये जो एक्सप्रेशन है, बस आपको ये ध्यान रखना है कि रिलेटिव लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। मोल फ्रैक्शन क्या होता है, N2 डिवाइडेड बाय N1 प्लस N2। N1 प्लस N2 क्या हो जाएगा, N1 प्लस N2 N1 हो जाएगा, यदि आपका सॉल्यूट का कंसंट्रेशन बहुत कम हो, है ना। तो ये बात आप ध्यान रखिए। चलिए इसको जल्दी से कर लीजिए, देन वी विल डू वन क्वेश्चन बेस्ड ऑन दिस। हो गया, नोटेड डाउन, बताइए, हो गया बेटा। यस सर। चलिए क्वेश्चन लिखिए, फिर मैं ऊपर वाला पार्ट मिटा रहा हूं। देखो, द वेपर प्रेशर of pure benzene at a certain temperature TMP temperature is at a certain temperature is 0.850 bar. A non-volatile solute, a non-volatile non-electrolytic, है ना, नॉन इलेक्ट्रोलाइटिक नॉन पोलर हो जाएगा। सॉल्यूट लाइक डिसॉल्व, लाइक पता है कि नॉन पोलर तो इसमें नॉन पोलर ही डिसॉल्व होगा। सॉल्यूट या सॉलिड कह लो, सॉलिड वे कितना दिया हुआ है वेट, weighing 0.5 ग्राम and added to when added to 39.0 ग्राम बेंजीन, है ना। वेपर प्रेशर, वेपर
pressure, vapor pressure of the solution is solution is 0.845 bar, 845 bar, 850 से 845 हो गया. What is the molar mass of the solid substance? What is the molar mass of the solid solute या substance, जो भी लिख लो, substance. चले इस क्वेश्चन को करो, बताओ क्या आएगा आंसर, फिर आगे बढ़ेंगे. है ना, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं. देखो एक्सपेरिमेंटल है ये, है ना, बिल्कुल एक्सपेरिमेंटल है. इस तरह की चीजें आप लैब में कर सकते हैं. प्रेशर मेजरिंग डिवाइस है ना. चलो बताओ बेटा, आंसर बताओ. 170 ग्राम. रट के नहीं रखना है, सॉल्व करके बताना है सचिन, है ना. बुक का क्वेश्चन है, रट करके नहीं बताना है, सॉल्व करके बताना है. सब कोई निकालो, फॉर्मूला आपके सामने है. डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू W2 बाई W1 M1 बाई M2. ये फॉर्मूला आप लगा दीजिए, आ जाएगा, है ना. दिस फॉर्मूला विल बी यूज्ड. डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इक्वल टू W2 बाई W1 इंटू M1 बाई M2. है ना, 0.5 ग्राम है और ये 39 ग्राम है. ठीक है. स्मॉल लोअरिंग इन द प्रेशर है, बहुत कम प्रेशर में चेंज हुआ है. यानी कि डेल्टा P बाई P1 एक्चुअली ये होता क्या, ये होता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के बराबर. तो डेल्टा P1 बाई P1 नॉट इज वेरी स्मॉल, सो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट इज स्मॉल. तो अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट बहुत छोटा है तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं ना. वही चीज आप, कम ऑन डू इट. तो सबसे पहले आप चेक करेंगे कि मोल फ्रैक्शन की वैल्यू कम, बहुत कम है कि नहीं है. उसके बाद ही आप फॉर्मूला लगा सकते हैं. तो देखो मेरा बेटा, ध्यान दीजिएगा आप लोग कि यहां क्या होगा. आप जानते हैं कि सिंस डेल्टा P1 बाई नॉट इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट, दिस इंप्लाइज मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट क्या हो जाएगा, डेल्टा P1. डेल्टा P1 क्या हो जाएगा, 0.850 माइनस 0.845 डिवाइडेड बाई P1 नॉट. P1 नॉट कौन होगा, ये होगा प्योर का. तो प्योर सॉल्वेंट का जो प्रेशर हो गया P1 नॉट, दैट इज 0.850. इज दैट क्लियर. तो ये चीज है. अब देखो यहां क्या हो जाएगा, 0.05 बाई 0.850, यानी कि 5 बाई 850. 5 by 850, how much it will be? This will be equal to 1 by, है ना, 850 है ना, 85 कितने बार में कटेगा, 17 है ना, 170. 1 by 170 बहुत कम हो गया. This is very very smaller than 1, है ना. So mole fraction of X2 is very very smaller than 1. तो क्या हम ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं? तो ये फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं. Therefore we can write delta P1 by naught will be equal to W2 by W1, है ना. तो यहाँ पर 1 by M2, है ना. तो M1 आपका कौन सा हो जाएगा, बेंजीन. तो M1 हो जाएगा, बेंजीन है C6
H6, तो ये कितना हो जाएगा, 78 ग्राम हो जाएगा ना। ओके, 78 इसका मोलर मास, तो मोलर मास 78 ग्राम होगा बेंजीन का M1। डेल्टा P 1/P कितना आ गया था, 1/17, 1/170 will be W2। कहाँ है बेटा W2? W2 is 0.5 gram, this is 0.5 divided by W1, that is 39, into M1, that is 78, and divided by M2, तो ये कितना हो जाएगा, है ना, M2 आप जाएगा, this implies M2 will be 0.5, 0.5 को क्या लिख सकते हो, 1/2 लिख सकते हो, इंटू 39 हो गया, 1/2 इंटू 39 इंटू 78 इंटू 170, तो ये कट जाएगा, तो क्या आ जाएगा M2 आ जाएगा आपका 20 ग्राम, है ना। तो सिंपल कैलकुलेशन है इसमें। सो आई होप द प्रोसेस इज क्लियर, डिटेल प्रोसेस इज क्लियर। पहला स्टेप आपका ये है, स्टेप 1, क्या पहले ये कंफर्म करिए कि ये फॉर्मूला लगा सकते हैं, लगा सकते हैं। ये फॉर्मूला हम कब लगा सकते हैं, टू इज वेरी वेरी स्मॉल देन 1, है ना, देन ओनली वी कैन अप्लाई दिस फॉर्मूला, है ना बेटा। तो उस केस में आप इसको कर सकते हैं, फिर आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। सो पूरा स्टेप फॉलो करके सॉल्व करना है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपको ये चीज दिख रहा है, तो जरूरी नहीं है कि आप अननेसेसरी इसको शो करिए, डायरेक्ट आंसर निकालिएगा। कंपटीशन में टाइम वेस्ट मत करिएगा। चलिए, तो यहां तक हो गया, कंप्लीटेड। अब आगे बढ़ते हैं, लेट्स मूव अहेड। द नेक्स्ट कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज द एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। ये सबको समझ में आ गया बेटा, रब कर दें, शुड आई रब दे, बताइए मयंक, इज दिस क्लियर? बोलो बेटे। यस सर, यस सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लो, है ना। स्टेप 1 देन स्टेप 2 ना, इस स्टेप के बाद इस फॉर्मूले को आप अप्लाई कर सकते हैं। आओ देखो, so the next colligative property is the elevation in the boiling point। सवाल ये उठता है कि व्हाट डू वी मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, तभी आपको समझ में आएगा कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो क्यों रहा है ना। एक मिनट रुको, फिर बताते हैं। चलिए बताइए मुझे, यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट, क्या होता है बेटा बॉइलिंग पॉइंट? कोई नहीं जानता? कम ऑन, बॉइलिंग पॉइंट। आवाज नहीं आ रही? नो सर। रुक जाओ एक बार, मैं रिकनेक्ट, अगर आ गई तो ठीक है, अदरवाइज आप करिएगा। आयुष आवाज जा रही है बेटा? आयुष
हाँ सर, अब आ रही है। हाँ चलिए ठीक है। तो मेरा सवाल ये है आप लोगों से कि व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? पॉइंट क्या होता है? The point at which the substance changes into vapor phase. वेपर फेज में, है ना। अब मुझे ये बताइए बॉइलिंग क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट तो ठीक है कि वो देखो वेपर फेज, ये गलत बात है, ये नहीं होता बॉइलिंग पॉइंट। वेपर फेज में तो हर एक टेम्परेचर पे चेंज हो सकता है ना। वेपर स्टेट में सर। वही वेपर स्टेट में तो हर एक टेम्परेचर पे चेंज हो सकता है ना। इवन 0 केल्विन से कोई भी ऊपर टेम्परेचर होगा हर एक टेम्परेचर पे। ये डेफिनेशन 100% गलत है। सुनो बेटा, कोई भी टेम्परेचर हो, अगर आप पानी रखे हैं, ढक दीजिए। यहाँ पानी है, मान लो यहाँ पे वेपर होगा कि नहीं? वाटर का, वाटर का वेपर होगा कि नहीं होगा? अभी तक हमने क्या पढ़ा है? होगा सर। होगा ना। तो बोलो अगर वेपर है तो क्या वाटर वेपर फेज में कन्वर्ट नहीं हुआ है? हाँ सर। अभी कोई सोचो बच्चों, ऐसा कौन सा टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर फेज में नहीं कन्वर्ट होगा? हर एक टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर फेज में कन्वर्ट होता है। तो क्या हर एक टेम्परेचर बॉइलिंग पॉइंट है? सोचिए आयुष, बोलिए। जो स्टेटमेंट आपने बताया, देयर इज नो हार्म इफ यू टेल रॉन्ग स्टेटमेंट। जरूरी है क्योंकि आप बताओगे तभी तो मुझे पता चलेगा कि क्या पता है, तो इसीलिए बताना जरूरी है। देखो जो बच्चा सोचता है कि मेरा स्टेटमेंट गलत होगा, मैं नहीं बोलूंगा, वो बहुत गलत करता है ना। आपके दिमाग में क्या है बताना ही पड़ेगा, तभी आप सीख पाएंगे, है ना। मैं सबसे पूछना चाहता हूं, सबको जो भी पता है, पता नहीं है का कोई मतलब नहीं बनता, कुछ तो कुछ पता होगा, है ना। सुकन्या, व्हाट डू यू मीन बाय बॉइलिंग पॉइंट? Sir, the temperature at which the vapor pressure of liquid becomes equal to the atmospheric pressure. एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है, बिल्कुल सही, है ना। जनरल भाषा में अगर हम कहें, अगर हम इतने बड़े शब्दों में ना कहें तो हम कह सकते हैं कि द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, है ना। द टेम्परेचर एट विच द लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। वेपर में कन्वर्ट करने का टेम्परेचर नहीं, वेपर में तो हर एक टेम्परेचर पे चेंज हो जाएगा, है ना। कोई भी टेम्परेचर हो, हर एक टेम्परेचर पे सबस्टांस वेपर फेज में कन्वर्ट होगा, लिक्विड। लेकिन जिस टेम्परेचर पे बॉइलिंग स्टार्ट होगा, दैट विल बी कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। अब सवाल उठता है कि बॉइलिंग क्या है? तो जैसा कि सुकन्या ने बताया कि दैट स्टेज एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर बढ़ एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए, उस स्टेज को हम बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। इज दैट क्लियर? बताइए। और उस फिनोमिना को हम बॉइलिंग कहते हैं, तो बेटा समझा? सो बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? व्हाट विल बी द बॉइलिंग पॉइंट? बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएगा? अगर अब आपसे कोई पूछे तो बॉइलिंग पॉइंट का डेफिनेशन क्या देंगे? आप डेफिनेशन देंगे द टेम्परेचर at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to the temperature at which the vapor pressure of a liquid becomes equal to, किसके बराबर हो जाएगा? द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो लिखी दिया द
atmospheric pressure. It's called boiling point. Boiling point, है ना? And this phenomena is called boiling, है ना? इस नोट कर लीजिए, समझो, नोट कर लो मेरे बच्चों। समझा आयुष? आयुष हाँ, बेटा सर। क्लियर है ना? यानी कि हर एक टेम्परेचर वेपर तो बनता है, पर हर एक टेम्परेचर आपका बॉइलिंग पॉइंट नहीं है, क्योंकि हर एक टेम्परेचर पे जो आपका वेपर का प्रेशर होगा वो आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम होगा। लेकिन जैसे बढ़ाते जाएंगे, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे, एक पार्टिकुलर टेम्परेचर आएगा जिस टेम्परेचर पे लिक्विड वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाएगा, और उस केस में आप क्या कहेंगे कि दिस इज बॉइलिंग। इज दैट क्लियर? दिस इज बॉइलिंग, यानी कि लिक्विड इज बॉइलिंग, द फिनोमिना इज कॉल्ड बॉइलिंग, एंड द टेम्परेचर एट विच दैट दिस फिनोमिना अकर्स इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट। चलो नोट कर लो इसको, जल्दी से नोट कर लो। अब आप ये बात जानते हैं तो आराम से आप समझ जाएंगे कि व्हाई द एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट्स अकर। चलो हो गया बेटा? देखो व्हाई एलिवेशन अकर्स, सुनो क्या है, बॉइलिंग कब होगा, ध्यान दो, बॉइलिंग कब होगा? व्हेन द वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड बिकम्स इक्वल टू द प्रेशर, है ना? यहां से यहां तक देखिए, वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तब बॉइलिंग होता है। लेकिन आपने क्या जाना, आपने अभी थोड़ी देर पहले जाना लोअर द वेपर प्रेशर, यानी कि वेपर प्रेशर कम हो जाता है सॉल्यूट ऐड करने पे, पढ़ा ना? बोलो, अगर हम सॉल्यूट ऐड करेंगे तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा सॉल्यूशन का, प्योर सॉल्वेंट से, बताइए, प्योर सॉल्वेंट कंपैरिजन में कम हो जाएगा। तो कम हो गया तो यानी कि अगर मान लो अभी किसी टेम्परेचर वाटर है, फॉर एग्जांपल मैंने वाटर लिया प्योर, तो प्योर वाटर मान लो आपका बॉयल हो रहा था 100 डिग्री सेल्सियस पे, यानी कि 100 डिग्री सेल्सियस पे बॉयल हो रहा था। ये कहने का क्या मतलब हुआ? ये कहने का ये मतलब हुआ कि प्योर वाटर जो है उसका वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया था 100 डिग्री सेल्सियस पे। यही मतलब हुआ ना कि 100 डिग्री सेल्सियस पे प्योर वाटर का जो वेपर प्रेशर है वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो गया। दैट्स व्हाई वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। इज दिस पॉइंट क्लियर? बोलिए। यस सर। है ना? वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब दूसरी बात देखिए, अगर वाटर बॉयल कर जा रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उस केस में क्या होगा? अब हम क्या कर रहे हैं, उसमें हम कुछ सॉल्यूट ऐड कर दिए। तो जैसे ही हम सॉल्यूट ऐड कर लेंगे तो 100 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर 100 डिग्री है, ध्यान से सुनो, टेम्परेचर 100 ही रखा हम, और हमने सॉल्यूट ऐड कर दिया। तो सॉल्यूट ऐड करने से क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बोलो, वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बताइए, कम ऑन रितिका। सॉल्यूट करने पर वेपर प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा सर। बेटा सोच के, पिछला टॉपिक क्या पढ़ा था, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर या एलिवेशन ऑफ द घटेगा वेपर सर। प्रेशर? अभी तो पढ़ा है यस सर। रितिका, अभी लास्ट टॉपिक, पहला टॉपिक क्या पढ़ा था हमने? डिक्रीज इन द वेपर प्रेशर पढ़ा था ना? बोलो। यस सर। तो सॉल्यूट ऐड करने पे बढ़ता है या घटता है मेरा बच्चा? घटता है सर। तो घटता है। अच्छा, 100 डिग्री सेल्सियस में वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर है?
बताइए मयंक, सेल्सियस पे वाटर का वेपर प्रेशर किसके बराबर है? प्योर वाटर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, तभी तो हम कह रहे हैं कि बॉइल कर रहा है। तो अगर मैंने इसमें सॉल्यूट ऐड कर दिया तो बताओ एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ऊपर चला जाएगा प्रेशर के नीचे आ जाएगा? नीचे आ जाएगा सर। नीचे आ जाएगा, तब बॉइल हो पाएगा? बॉयल तो होगा ही सर। ये कैसे होगा बॉइल? एटमॉस्फेरिक प्रेशर से कम हो गया ना। बॉइलिंग तो तब कहते हैं जब बराबर होता है। नहीं होगा सर। नहीं होगा, यानी कि अगर हम फिर से इसको बॉइल करना चाहते हैं, यानी कि वापस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर चाहते हैं, प्रेशर बढ़ाना चाहते हैं, तो टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा कि घटाना पड़ेगा? बोलो बेटा, प्रेशर कम हो गया तो कम हो जाएगा सर। नहीं, प्रेशर कम हो गया तो ये बताओ, प्रेशर कम हो गया तो प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा 100 डिग्री से कि घटाना पड़ेगा? घटाना पड़ेगा। घटाना पड़ेगा, यानी कि PV इक्वल टू nRT में अगर मैं टेम्परेचर घटाऊंगा तो प्रेशर बढ़ेगा? हाँ? सर क्या कर रहे हो? सोच के जवाब दो ना, बोलो। बढ़ेगा सर, बढ़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाएंगे तब ना प्रेशर बढ़ता है बच्चा। बोलो आयुष। यस सर। बेटा बेसिक चीजों का तो ध्यान रखिए। तो टेम्परेचर को बढ़ाना पड़ेगा। क्या हो गया? मैंने क्या कहानी बनाई सुनो। मैंने पहले बोला कि आपके कंटेनर में प्योर वाटर है, प्योर वाटर है। अब तो आपने स्टोव पे चढ़ा दिया, आग पे चढ़ा दिया, ये बॉईल करने लगा, ये बॉईल होने लगा, ठीक है? बॉईल होने लगा, बड़ा तेजी से वेपर बनने लगा, बॉईल होने लगा। तो जब बॉईल होने लगा कितने टेम्परेचर पे बॉईल हो रहा होगा? 100 डिग्री सेल्सियस पे, है ना? और इस समय आपका जो वेपर का प्रेशर होगा, यानी कि P1 नॉट विल बी इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर होगा। अब आपने क्या किया? इसमें कुछ सॉल्यूट मिला दिया, सॉल्यूट, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट मिला दिया, मिक्स कर दिया, जो इसमें डिसॉल्व आता है, सॉल्यूशन बना दिया। तो जैसे ही हम सॉल्यूशन बनाएंगे, टेम्परेचर 100 डिग्री है, जैसे ही हम सॉल्यूशन बनाएंगे तो उससे क्या होगा? वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, लोअरिंग ऑफ द वेपर प्रेशर होगा कि नहीं होगा? बोलो बोलो। तो प्रेशर कम हो जाएगा, तो प्रेशर कम हो गया, बॉइलिंग होने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे होना चाहिए था, कम हो गया। तो प्रेशर बढ़ाने के लिए टेम्परेचर को क्या करना होगा? बढ़ाना पड़ेगा। बढ़ाना पड़ेगा, यानी कि अब 100 डिग्री से ज्यादा टेम्परेचर पे बॉइल होगा। तो बताओ बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया कि घट गया सॉल्यूट मिलाने पे? बढ़ गया सर। बढ़ गया, है ना? क्यों बढ़ गया? क्लियर है सभी को? क्योंकि सॉल्यूट ऐड करने पे वेपर प्रेशर कम हो जाता है। तो जो जिस वेपर प्रेशर पे बॉइल हो रहा है वो एटमॉस्फेरिक वेपर प्रेशर है। तो वापस से एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे लाने के लिए हमें टेम्परेचर बढ़ाना पड़ेगा, तभी बॉइल होगा, यानी कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट विल अकर। ये बात समझे? बोलिए, ये बात समझे? हाँ चलिए, बस अब 2 मिनट की थ्योरी है। अगर ये बात समझ गए तो फिर आगे कोई बड़ी चीज नहीं है। अब लॉ क्या कहता है? लॉ कहता है कि फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, एक्सपेरिमेंटल लॉ है, लिख लो, है ना? फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन, है ना? डाइल्यूट सॉल्यूशन, बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन हो रहा है, द एलिवेशन in the boiling point, boiling point, the elevation in the boiling point, reason आपको क्लियर है? the elevation in the boiling point is directly proportional to डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी। याद रखना, MOLA, मोलालिटी, मोलारिटी नहीं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन, है ना?
molality of the solution. मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोललिटी कहने का मतलब मोलल कंसंट्रेशन। मोललिटी को मोलल भी कहते हैं, मोलल कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, एक ही बात हुआ। ठीक है बेटा, मोललिटी ऑफ द सॉल्यूशन का मतलब हुआ मोलल कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन द सॉल्यूशन। देयरफॉर एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट में एलिवेशन डेल्टा टीबी इज प्रोपोर्शनल टू द मोललिटी, so therefore delta TB will be equal to KB into M। डेल्टा TB क्या है? डेल्टा TB इज इक्वल टू आपका इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, है ना, एलिवेशन इंक्रीज इन द बॉइलिंग पॉइंट, लिख लीजिए, इंक्रीज इन बॉइलिंग पॉइंट या एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, that is equal to KB into M। M क्या है मेरा बेटा? M is the molar concentration, that is molality of the solute in the solution, है ना, ये चीज है। KB क्या है? KB is called ebullioscopic constant, है ना, ebullioscopic constant, और आपका क्या कहला जाएगा? ये आपका ये जो है आपका कहला जाएगा एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट, है ना, एलिवेशन कांस्टेंट ऑफ द बॉइलिंग पॉइंट। ओके, एलिवेशन कांस्टेंट, क्योंकि एलिवेशन हो रहा है ना बॉइलिंग पॉइंट का, तो बॉइलिंग के केस में एलिवेशन कांस्टेंट मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, क्योंकि देखो मोललिटी रहा है, इट डिपेंड्स ऑन द मोललिटी। तो यहां पर इसका नाम याद रखिए, है ना, केबी क्या है? वेयर केबी इज कॉल्ड, वेयर केबी इज कॉल्ड, KB इज कॉल्ड, क्या कहलाता है ये? इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, है ना, EBU, इबू डबल LIO, इबुलियोस्कोपिक, SCOPIC, इबुलियोस्कोपिक, स्पेलिंग देखो, इबुलियोस्कोपिक, इबुलियोस्कोपिक कांस्टेंट, स्पेलिंग याद रखना, है ना, और एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन कांस्टेंट और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, है ना, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट भी कहते हैं। ओके, तो लिख लीजिए, और मोलल एलिवेशन कांस्टेंट। ठीक है बेटे, चलो यहां तक कर लो। तो डेल्टा टीबी इक्वल टू केबी इंटू एम, कम ऑन, जल्दी से इसको करिए, बस खत्म कर लेते हैं, ये जल्दी से करो बेटा, 2 मिनट में खत्म हो जाएगा ये। समझ में आ गया? बताइए सचिन, आपने एक बार क्वेश्चन भी पूछा था इस पे, सचिन बेटा। ओके, मयंक क्लियर है बेटे? हाँ सर। चलिए ठीक है। आयुष बेटा? हाँ सर, क्लियर है। ओके, सुकन्या? Yes, sir. रितिका? Yes, sir. ओके, राघव? यस सर। ओके, चलो, तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी एक ऐसा टॉपिक है जिससे क्वेश्चन आने की बहुत पॉसिबिलिटी है, चाहे वो स्कूल एग्जाम हो, बोर्ड एग्जाम हो या कंपटीशन हो। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, कम ऑन डू इट।
नोट हो गया? आई एम गोइंग टू रब दिस. देखो, तो फिर आपने जैसा देखा कि एलिवेशन इन द बॉइलिंग पॉइंट डेल्टा टीबी इज इक्वल टू केबी इंटू एम. एम मोलालिटी हो गया ना, तो मोलालिटी क्या हो जाएगा आपका? मोलालिटी हो जाएगा मोल ऑफ द सॉल्यूट. मोल ऑफ द सॉल्यूट, सॉल्यूट को 2 माना था, सॉल्यूशन को हमने 1 माना था, अपॉन मास ऑफ द सॉल्यूशन इन solvent in kg. तो let N2 equal to moles of solute, है ना, M2 equal to molar mass of solute, और मास ले लेते हैं हम इसका W ले लो, W2 that is mass of solute and W1 is the mass of solute in gram कर लो, in gram, है ना, and W1 is the mass of solvent in gram. तो क्या हो जाए? Therefore W1 by 1000 equal to mass of solvent in kg. मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हो जाएगा. ओके, मोलरिटी के लिए केजी में लेते हैं. अब यहां देखो नंबर ऑफ मोल N2 क्या हो जाएगा? N2 हो जाएगा W2 डिवाइडेड बाई M2. Therefore मोलरिटी क्या हो जाएगा? Therefore मोलरिटी क्या हो जाएगा बेटा? मोलरिटी जो हो जाएगा वो हो जाएगा N2 बाई मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी. सो मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी क्या आएगा? देखिएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी आ जाएगा आपका W1 बाई 1000, W1 डिवाइडेड बाई 1000. तो 1000 ऊपर चला जाएगा और इसको M को क्या लिख दोगे? N2 कहां गया? W2 बाई M2. तो ये हो गया W बाई M2. N2 की जगह रख रहे हैं, देखो N2 की जगह रख रहे हैं W2 बाई M2 इंटू W1 इंटू 1000. ये हो जाएगा, बोलिए आ जाएगा ये. अब क्या करेंगे? अब यहां वैल्यू रख दीजिए, वैल्यू रख इसका मोलालिटी का. तो इस लास्ट इक्वेशन से आपको क्या आ जाएगा? Therefore delta TB is KB into M. So M equal to W2 into 1000 divided by W1 into M2. तो M2 निकल जाएगा यहां से. Can you find M2 from here? This implies, रटना नहीं है फॉर्मूला, रटना नहीं है. याद रखिए कन्वर्जन कैसे करते हैं, है ना बेटा. ऐसे रटने लगोगे तो फॉर्मूले बहुत हो जाएंगे. बेसिक बस याद रखना है, ये याद रखना है, ये याद रखना है, बाकी सब ये करना है क्वेश्चन में, है ना. 1 मिनट लगेगा कन्वर्ट करने में, रटोगे गलत हो जाएगा. तो M2 क्या हो जाएगा? M2 हो जाएगा आपको W1 to delta TB, W1 to delta TB divided by KB into W2 into 1000, है ना. आपको रटना नहीं है, ये मैंने आपको बता दिया. क्या रटना है? इसको याद करना है. रिमेंबर दिस. उसके बाकी कॉन्सेप्ट याद रखिए सब. ये आपको सब पता ही है, इजिली कन्वर्ट हो जाएगा बेटा. ये तो मैंने आपको इंफॉर्मेशन दिया, वो कन्वर्जन बस 2 लाइन में हो गया. तो 2 लाइन के लिए आप कितना रटते रहोगे? मत रटो, है ना. बस बेसिक फॉर्मूला याद रखो. यहाँ M क्या है? मोलरिटी है. आपके क्वेश्चन बन जाएंगे. रटोगे तो दिक्कत हो जाएगा, गलत हो जाएगा. ऊपर चला, नीचे चला गया, W2 ऊपर चला गया,
है ना, गड़बड़ हो जाएगा रट के, इसलिए रटो नहीं, ठीक है, सीखो इसको। क्लियर है बच्चों, यहां तक क्लियर है? बताइए। सर वहां पे के भी नीचे कैसे आ गया? के भी ऊपर इधर रहेगा। टीवी रहेगा सर नीचे। वही तो गड़बड़ कर टीवी दिया। रहेगा। हमने वो सारा जो है गड़बड़, M2 जाएगा ना उधर। एक मिनट देखो, है ना, एक मिनट, ठीक है, वो जगह नहीं मिल रहा था ना, इस साइड लिखते हैं, है ना, वो कंजेशन के चक्कर में। M2 को बस इधर ले आओ, कुछ भी नहीं करना, बस M2 को इधर ले जाओ, डेल्टा टीवी इधर ले जाओ, है ना। तो M2 क्या हो जाएगा? M2 आपका हो जाएगा, M2 हो गया आपको W2 इंटू 1000, है ना, इंटू के भी, ऐसे कर दो, उल्टा लिख दिया था, के बी इंटू W2 इंटू 1000 एंड होल डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, इंटू डेल्टा टीवी। बिल्कुल सही है, चलो, है ना, सॉरी, ध्यान से इसको कर लीजिए, एंड थैंक्स फॉर रिमाइंडिंग, कर लो। ओके बेटा, हाँ, उल्टे में मैं देख नहीं पा रहा था इसलिए उल्टा लिख दिया, इधर सही कर लो आप लोग। दिस विल बी योर एक्सप्रेशन, है ना, बट ये रटना नहीं, रखो, रटना नहीं है, मैं भी रट के नहीं रखता, इसलिए आप जान लो, रटने की जरूरत ही नहीं है, ये याद होना चाहिए, बस ये याद हो जाएगा। अब क्लियर है? आउट